सो वेलकम बैक टू द सौभाग्य शो। और आज के जो हमारे गेस्ट है वो बहुत ही नोन पर्सनालिटी हैं। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में पहले ही पढ़ लिया होगा, टीएस सिंहदेव ये सरगुजा में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में एक बहुत ही नोन फिगर है। इनके लाइफ के कई सारे एक्सपीरियंसेस हैं जो कि हमने इसमें शेयर कराए हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्सों के बारे में बात हुई है। इनकी लाइफ के कुछ ऐसे किस्से हैं जो हमको अभी तक नहीं पता थे और वो आज इस पॉडकास्ट में पहली बार डिस्कस हुए हैं। जो ये खुद फील करते हैं इनको पॉलिटिक्स में आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, यूथ क्या चाहती है, वो सब बातें हमने इस पॉडकास्ट में की हुई है। आई होप कि आप सभी को ये पॉडकास्ट पसंद आए। सो चलिए सीधा उनसे मिलते हैं। हेलो बाबा। हेलो। वेलकम टू सौभाग्य शो। ये यूट्यूब पे पॉडफ्लिक्स करके मेरा चैनल है, उस पर मैंने ये चालू किया नया अभी 2 एपिसोड, ये सेकंड एपिसोड है उसका। सो बहुत लोगों का रिक्वेस्ट था आपके साथ पॉडकास्ट करना, क्योंकि सरगुजा में आपका सबसे बड़ा नाम है अगर पॉलिटिक्स में आते हैं तो। सबसे पहले तो आप अपने बारे में कुछ बताएं कि अभी तक मतलब जिस पद पर पहुँचे हैं किन किन चीज़ों से गुजरना पड़ता है, डेली लाइफ में क्या देखना पड़ता है, और अगर किसी नए इंसान को या आज के युवा को इस फील्ड में आना है पॉलिटिक्स में तो वो कैसे ज्वाइन कर सकता है। बहुत चीज़ परिस्थितिवश भी होता है। जी मेरा जन्म ऐसे परिवार में हुआ जो सामंती परिवेश का जरूर था, लेकिन शासकीय कर्मचारी था। मेरे फादर गवर्नमेंट सर्विस में थे और शायद 7वीं 8वीं क्लास तक मुझे बहुत ये इल्म भी नहीं था, जानकारी भी नहीं थी मैं किसी राज परिवार का सदस्य हूँ, राज परिवार में जन्मा हूँ। एक ऑफिसर के घर में, आईएएस ऑफिसर के घर का लड़का हूँ, ऐसा माता पिता ने मेरे को बड़ा किया था। बड़े होते होते फिर बाकी चीज़ आते थे, हम लोग सरगुजा आते थे, लेकिन वो दिमाग में वो बात नहीं थी। बाद में मदर भी पॉलिटिक्स में आई और स्वाभाविक है कि यहाँ के पुराने सरगुजा के राज परिवार के होने के नाते, और बड़े होते होते ये जानकारियाँ भी हुई कि कांग्रेस पार्टी से जुड़ाव रहा। जो फैमिली के प्रमुख रहा करते थे उनका कांग्रेस पार्टी के लीडर से इनका आदान प्रदान होता रहता था। तो वो फैमिली कांग्रेस पार्टी से जुड़ के राजनीति में काम करती रह रही थी, आज़ादी के पहले भी आज़ादी के बाद भी। ये तो बड़े होने के बाद बहुत सारी चीज़ें पता चली। पर्सनली मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था पॉलिटिक्स में। अच्छा। या पॉलिटिक्स में आने के लिए, और ना जो पॉलिटिक्स मानी जाती है मुझे पसंद है। काम करना मुझे पसंद है। इसका कोई कारण? जोड़ तोड़ में ज़्यादा समय बीतता है, इसको काटो, इसको ये करो, आगे बढ़ो, फलाना ढिमकाना। जो कहते हैं कि आप सेवा के लिए इसमें आए हो, तो काम लोगों के लिए करना, उनकी मदद करना, ये बहुत पीछे चला जाता है। इस राजनीति के स्वरूप में कैसे इसमें आगे बढ़ें, ये पद पालें, ये जगह पालें, ये सब में ज़्यादा ध्यान रहता है। मुझे जमता नहीं है, आप मेरे को बहुत ज़्यादा आता नहीं है वो सब करना। आप इस फील्ड में कई समय से हैं, तो अब अगर आपको किसी एक नव युवक को ये शिक्षा देनी हो कि इस फील्ड में आना चाहिए कि नहीं, तो आप क्या उसको बोलना चाहेंगे कि ये फील्ड अच्छी है, बुरी है? जो बोला जाता है कि पॉलिटिक्स एक ख़राब चीज़ है, आम घरों में ये बताया जाता है बच्चों को कि नहीं पॉलिटिक्स तो बहुत ख़राब चीज़ है। ये जो स्वरूप का मैंने आपको बताया पॉलिटिक्स का, ये खराब है। ऐसे फील्ड में आके आप पॉलिटिक्स को कैरियर अगर बनाना चाहते हो तो मेरी तो सलाह रहेगी कि आप युवा बिल्कुल मत आए। अच्छा। बतौर कैरियर, कि कैरियर मतलब फिर कमाई भी इसमें होना है। कमाई भी तो कमाई जो बात चालू हुई तो कमाई फिर दूसरे मायने हाँ, उसमें चले जाते हैं। जी, जो आप अगर जनप्रतिनिधि नहीं हो तो कई जगह तो तनख्वाह भी नहीं मिलती। हम लोग विधायक हो गए, सांसद हो गए, मंत्री हो गए, तो कुछ तनख्वाह उनखा भी है, जी जी। वो उसमें काम भी नहीं चल सकता। पब्लिक लाइफ में इतने सारे खर्चे होते हैं, आयोजन ही हो जाते हैं, तो कहीं फुटबॉल टूर्नामेंट, कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट, कहीं दूसरा चीज़, कहीं तीसरा चीज़, गेस्ट्स आते हैं, उनकी देखभाल करना, उनके खर्चे। तो मैं बतौर कैरियर किसी को सजेस्ट बिल्कुल यूथ को नहीं करूँगा कि आप पॉलिटिक्स को अपनाइए। पहले आप आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट हो जाइए। अगर आप पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो एक आर्थिक बेस आपका इंडिपेंडेंटली स्ट्रांग होना चाहिए कि आपके पास आमदनी के ऐसे जरिए हैं जिसमें आप पॉलिटिक्स पे डिपेंडेंट नहीं हैं। और फिर अगर आप पॉलिटिक्स में आके अच्छा फिर देश के लिए कुछ करना चाहें, लोगों की मदद करना चाहें, पॉलिसी मेकिंग में भाग लेना चाहें, या जो पॉलिटिक्स है वो भी पॉलिटिक्स करना चाहें, तो भी
चलेगा, लेकिन इकोनॉमिकली आप पहले साउंड होइए। लेकिन क्या ये मतलब हो पाता है पॉलिटिक्स में आने के बाद कि सीधे रास्ते पे चला जाए और सिर्फ जन सेवा में ही ध्यान दिया जाए, या फिर वो अपने आप एक ऐसा मोड़ ले लेता है कि हमको डर्टी पॉलिटिक्स जो बोली जाती है वो खेलनी पड़ती है? संभव तो सब कुछ है, लेकिन जो आपने कहा वही सच्चाई है कि जो सिस्टम बना हुआ है उसको एकदम से ब्रेक करके अलग से चल पाना असंभव सा हो जाता है। मैं भी जब ये सब से जुड़ा, बल्कि कॉलेज पास करके घर का काम देखने के लिए आया था, बिजनेस वगैरह कुछ हो सके, खेती वगैरह घर की है उसको देखने के लिए आया था, तो बहुत जल्दी समझ में आया कि ये दुनिया चलती कुछ अलग किस्म से। जो आपने एक डर्टी पॉलिटिक्स कहा, तो समाज में ही ये डर्टी सब सम्मिलित हो गया है। हाँ जी। कुछ भी करना है तो उसके जो तरीके बन गए हैं ये दूषित हो गए। कहीं पर भी काम सहज ऐसे ही नहीं हो जाता, अमूमन होता भी है लेकिन अमूमन नहीं हो पाता, और उसमें फिर भागीदार बनना। बिजनेस में भी आपको आना है तो बिजनेस की भी कई औपचारिकताएं उनको पूरी करनी पड़ जाती हैं। जी। मैं बिजनेस में इसीलिए जाना चाहता था कि अलग रहेंगे और बिजनेस करेंगे, मेहनत करेंगे, काम करेंगे और जिंदगी जिएंगे, जिंदगी अपना सुकून की जिंदगी। लेकिन जब बिजनेस भी चालू किया तो बहुत शुरू में ही समझ में आया कि हम लोग बोर्डिंग स्कूल में पढ़े तो नॉर्मल जिस दुनिया को हम लोग कहते हैं उससे कटे हुए थे। हाँ जी। बोर्डिंग स्कूल में बंद थे, फिर जिस परिवार से आते थे तो परिवार के परिवेश में बंद थे, तो क्या हो रहा है दुनिया में ये हम लोग को, मेरे को आभास नहीं था। जब पोस्ट ग्रेजुएशन करके आए, वह हल्का आभास रहा हो, लेकिन बात रजिस्टर नहीं की थी। मैं काफ़ी आदर्शवादी था, अभी भी होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उस आदर्शवाद और दैनिक जीवन और दैनिक दिनचर्या में काफ़ी अंतर था। मैंने देखा कि हर चीज़ के लिए अलग ही व्यवस्था सी बनी हुई है समाज में। तो यूथ हैं, यंगस्टर्स हैं, ये पॉलिटिक्स में आना चाहें, इसको परिवर्तित करने के लिए जो खामियां हैं, तो उस इच्छा से ज़रूर आना चाहिए। इसमें भागीदार बनने की भी इच्छा हो तो कोई बंदिश नहीं है, आप आओ ज़रूर। लेकिन सलाह आपने कहा तो मुझे लगता है कि इस व्यवस्था में भी ज़्यादा कारगर होना, सफल होना और इसको कुछ सुधार करना, उसके लिए आर्थिक रूप से आपको थोड़ा इंडिपेंडेंट होना जरूरी है। थोड़ा आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट, तब फिर वो दबाव कम पड़ते हैं, वरना फिर नदी के बहाव में आप भी बहने लगते हैं। देश में पार्टी से अगर हट के बात करें, सिर्फ नेताओं की, जो बड़े बड़े पद पे भी हैं, अलग अलग मुख्यमंत्री हैं या फिर हमारे प्रधानमंत्री हैं, तो इनमें आपको कोई ऐसा पर्सनली अच्छा लगता हो कि वो काम अच्छा करते हैं पार्टी पॉलिटिक्स से हट के? मीन्स अगर आप एक जनरल आम आदमी के जैसे देखें देश को, तो जो किसी सही दिशा में अपने स्टेट को, अपने राज्य को या फिर एक छोटे से शहर को भी अच्छा तरीके से चला रहे हो। इनका मैंने नाम अच्छा सुना, उड़ीसा के मुख्यमंत्री जो हैं, जी पटनायक जी, मुझे वहाँ पार्टी ने जनरल सेक्रेटरी के रूप में इंचार्ज बना के भी चुनाव के पहले भेजा था। कुछ समय मैंने बिताए वहाँ, ऐसे भी जानता था। मेरी सिस्टर के हस्बैंड इनके काफ़ी करीबी मित्र थे, अब वो नहीं रहे, डेथ हो गई है उनकी। मेरी छोटी बहन उनको भी यहीं थी। उनके बारे में मैं जानता हूँ कि वो उड़िया तक बोलना नहीं जानते थे। अच्छा। अभी भी पता नहीं कितना उनको आता है। उनके पिताजी बड़े पॉलिटिशियन थे। अच्छा। पटनायक जी उड़ीसा के बड़े पॉलिटिशियन थे, तो ये पॉलिटिक्स में रुचि नहीं लेते थे, लेकिन जो भी परिस्थिति बनी ये उड़ीसा गए और वहाँ इनके कामकाज का तरीका, जो लोगों से फीडबैक मिला, अब हम लोग तो कांग्रेस वाले, वो बीजू जनता दल वाले, और प्रतिद्वंद्विता थी आपस में, कंपटीशन था बीजेपी, कांग्रेस और बीजू जनता दल। उसमें मैंने जो लोगों से सुना, उनके प्रति अच्छी बातें सुनी जी। और मैंने जो रिपोर्ट दी थी चुनाव के पहले ही, जो मैंने रिपोर्ट दी थी अपने पार्टी के बॉस को, मैंने यही कहा था कि सर मेरे हिसाब से
ये चुनाव 147 सीटें हैं वहाँ, कि चुनाव इस बात का है कि बीजू जनता दल को 100 से ऊपर सीट मिलेंगी कि कम। कम मिलेंगे। हार जीत का हार नहीं जीत है, का नहीं है। वो तो जीत रहे हैं। जी और कांग्रेस और बीजेपी में सेकंड थर्ड का कंपटीशन है। तो आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगला भी चुनाव अगर होगा और ये पटनायक जी रहेंगे जी, तो उन्हीं का। और कहीं करप्शन में और चीज़ों में चलती है दुनिया, जी। वहाँ भी दुनिया चलती है, पर उनका नाम मैंने बहुत ज़्यादा जी और लोगों से अच्छा सुनना उनके लिए, जी। महिलाओं में सुनते हैं बहुत पॉपुलर हैं। क्या कारण है कैसा है मैं ये तो नहीं जानता, लेकिन ये मैं जानता हूँ कि उनके लिए विपक्ष का एक कार्यकर्ता होने के बावजूद मैंने अच्छा सुना उनके बारे में, तो वो मेरे को एक दिखे। अब आपकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला मीन्स आपने अपनी ज़िंदगी में भी खुश हैं, हाँ हाँ। और ऐसा कोई गम कि मतलब इस समय पे अगर ये हो गया होता या मैं किसी और फील्ड में चल गया होता तो वो अच्छा होता या बेहतर होता, उतना नहीं। या फिर पॉलिटिक्स में ही कि ये इस समय पे हो जाता, कुछ भी ऐसा जो, या अगर सब कुछ अच्छा है तो कोई अच्छी चीज़ आपकी ज़िंदगी की और कोई बुरी चीज़ भी है, कोई किस्सा ऐसा जो सबसे अच्छा है सबसे बुरा लगता हो। पर्सनल हो जाती है चीज़ें, कुछ साझा करते नहीं बनता। जी जी। लेकिन सामान्य रूप से जो अपने मन से नहीं होता है तो खराब लगता है। कि आदमी कुछ सोचता है कि ऐसा होना चाहिए, वो नहीं होता है तो खराब लगता है, और कुछ कर पाओ तो अच्छा लगता है अच्छा अपने मन के हिसाब से। जी जनरली वैसा है। पॉलिटिक्स में मैं इच्छुक नहीं था आने का, लेकिन इतने साल में अगर कुछ कर पाए, काम कर पाए, मदद कर पाए लोगों का, तो मुझे उस बात का संतोष है। सभी चीज़ को मिला के अगर चॉइस दिया जाएगा आज जी। कि आज अभी तक की परिस्थिति में कि क्या पॉलिटिक्स में जाओगे फिर से, तो शायद मैं नहीं चूज़ करूँगा। अच्छा। शायद नहीं करूँगा। हालांकि बहुत ऐसे मौके आए जिसमें अच्छा करने का भी, जी जी। लोगों को मदद करने का भी, काम करने का भी मौका मिला। छोटे लेवल से आगे के लेवल तक काम करने का मौका मिला, तो वो लोगों एक से जो धरोहर। तारीफ सुनने को मिलती है आज भी, वो जो मतलब आपका जो परिवार सदियों से चलता आया है, तो वो राज शासन को लोग अभी भी बहुत सी ऐसी प्रजा है जो एक राजा के जैसे देखते हैं, और उनको बहुत अच्छा भी महसूस होता है कि एक राज परिवार से आके इतने डाउन टू अर्थ आप रहते हैं और लोगों के साथ बैठते हैं, उनकी बात सुनते हैं, समझते हैं और मदद भी करते हैं। तो ये कैसे आपने अभी तक इतना सहजता कैसे आप लाए हैं? और आजकल तो लोग मतलब दो पैसे भी कमा लें, ज़िंदगी में कुछ थोड़ा सा नाम कमा ले, नई यूथ जो आ रही है। इसमें बहुत कुछ बच्चा है वो माँ बाप से सीखता है, जी फिर अपने आसपास के वातावरण से सीखता है, गुरुजनों से सीखता है। तो जिन परिस्थितियों में बड़ा होने का मौका मिला, और उसके साथ या उसके ऊपर कहें अपना स्वभाव भी होता है। जी पर्सनली हर व्यक्ति का अपना एक नेचर होता है, जी तो शायद ये सबका मेल जोल मैं हूँ। माता पिता, जेनेटिक्स, जी सोशल कंडीशनिंग जी 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 और पर्सनल अपनी सोच, जी उसके हिसाब से फिर आदमी, जैसे कुम्हार ढालता है बर्तनों को, उस आदमी ढलता है। कुछ अपने हाथ से कर सकता है, कुछ अपने आप को ढाल पाता है, कुछ बना हुआ रहता है। अब शरीर जो मिला माता पिता से मिला अपना, उसमें कोई योगदान नहीं है। कि जब आप समाज में जाते हो तो इन्फ्लुएंसेस आते हैं, आप लोगों की बात सुनते हो। माता पिता ये करना, ये नहीं करना, बुजुर्ग ये करना, ये नहीं करना, साथ के लोग ये करना, ये नहीं करना, यार दोस्त हैं ये करते हैं, ये नहीं करना। फिर जैसे बड़े होते जाते हो आप, चुनने का फिर मौका आपके पास आता है कि करना कि नहीं नहीं करना, करना। अपनी समझ के हिसाब से। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहता है। और वहाँ मुझे लगता है कि कोई ये कहने की स्थिति में नहीं होना चाहिए कि मैं क्या करूँ वो तो ऐसा हो गया, क्योंकि चॉइस सबके पास आता है। और वही जीवन का मुझे लगता है कि सबसे मज़ेदार पहलू है कि आप चुन सकते हो कि ये करना कि नहीं करना। तो सही गलत आप हर एक के दृष्टिकोण में अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंततः मैं इस बात से कभी सहमत नहीं हुआ कि अगर ऐसा हो गया अरे मैं क्या करूँ, ये तो जिम्मेदार आप हो।
और उस जिम्मेदारी को जानते समझते अपनाते हुए जीना, मुझे लगता है कि ये सबसे बड़े आनंद का विषय रहता है। आज से लगभग 5 या 6 साल पहले मुझे याद है आप मेरे घर पे आए थे खाना खाने 15 अगस्त के दिन। तब तो काफ़ी छोटा था मैं, लेकिन एक बात मुझे आज तक याद है कि आप मतलब इतने बड़े पद पे हो के हमेशा से इतना कुछ फेम भी देखे हुए हैं लाइफ में, लेकिन जब आप घर पे आए तो हर चीज़ उतना ही लिए प्लेट में जितना खाना था, और उसके बाद दाल चावल को भी हाथ से खाना वो सरगुजिया स्टाइल में तो वो आपकी काफ़ी बढ़िया चीज़ लगी थी। और वो आज लोग जो बोलते हैं कि मॉडर्निटी के चक्कर में या जेन जी जनरेशन्स जो आ रही हैं, तो उन लोग हर चीज़ को ऐसे देखती हैं कि वेस्टर्न कल्चर से बहुत इन्फ्लुएंस्ड है। तो उन लोगों को अपनी अपरूट से जुड़े रहने का कुछ तरीका आप बताएं कि इतना कैसे उन लोग जुड़े रह सकते हैं। इसमें जैसे मैंने बताया इन्फ्लुएंस होते हैं। जी। आपने वेस्टर्न कल्चर कहा, दूसरी कल्चर कहा, ये निरंतर चलने वाली चीज़ें हैं, स्थायित्व नहीं रहता। और एक पहलू ये होता है कि लोग कहते हैं कि हमारा कल्चर भ्रष्ट हो गया, दुष्प्रभाव हो गया, दूसरे कल्चर से ग्रसित हो गया। और सकारात्मक पहलू रहता है कि आप एनरिच होते हो, किसी दूसरे कल्चर से संपर्क में आने से आप अपनी परंपराएं भी साथ लेके चल के उनमें अगर कहीं कोई परिवर्तन करने हैं दूसरे कल्चरों का प्रभाव, तो उसको समाहित करके आप चल सकते हो। तो चाहे वो खाना हो, चाहे कपड़े हो, समय परिस्थिति इसके हिसाब से जिसमें आप कंफर्टेबल रहो वो करना चाहिए। आपको कांटा चम्मच से खाना सहज लगता है तो कांटा चम्मच से खाओ, ये ना अच्छा है ना बुरा है। हाथ से खाना अच्छा लगता है तो हाथ से खाओ, ये ना अच्छा है ना बुरा है मेरे लिए। नहीं, तो सही बात। जो सहज लगे, मैं कांटा चम्मच से भी खाता हूँ समय और परिस्थिति के हिसाब से। घर में खा रहा हूँ, मेरे को हाथ से खाना सहज लगता है, अच्छा लगता है, मैं कंफर्टेबल हूँ, तो घर में मेरे पास चॉइस जब रहती है तो मैं हाथ से बहुत कम चम्मच या कांटे का इस्तेमाल करता हूँ खाने में, नहीं के बराबर। कभी ऐसा लगा कि नहीं हाथ जल्दी जाना है, सूखा खाना है, तो कांटा चम्मच का इस्तेमाल कर लिया। ब्रेकफास्ट ले रहा हूँ, अब ब्रेड को काटना है तो वो छुरी और कांटे से बेहतर कटेगा बनस्पत हाथ में, तो मैं हाथ में भी लेके टोस्ट खाता हूँ। अंडा खाता हूँ तो ऑमलेट रख लिया टोस्ट पे, हाथ से भी उठाया, हाथ से भी खा लिया कभी कभी। तो मेरे लिए कोई वो बहुत चॉइस वैसा नहीं है। मेरे को कंफर्टेबल कहाँ है। और बाहर भी गए, रेस्टोरेंट में भी गए, अगर वहाँ हाथ से खाना सहज लग रहा है तो मैं वहाँ भी हाथ से खाता हूँ। ये नहीं कि बाहर गए तो कांटा चम्मच से दिखाना है कि कांटा चम्मच से खा, तो दिखाने वाला मेरे साथ कम रहता है, बहुत कम रहता है। आपका कभी नरेंद्र मोदी जी से मिलना हुआ है? नहीं। मीटिंग्स में ऑनलाइन, कोविड के समय किसी मीटिंग में भागीदार रहा हूँ। वो पर्दे पे थे जी। एज हेल्थ मिनिस्टर हम लोग को भी बुलाया जाता था, तो मुख्यमंत्री जी के साथ में गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, ये कोविड समय में हम लोग साथ रहते थे। तो और राहुल गांधी जी से भी? राहुल जी से तो मिलने के मौके मिले हैं, कई मौके मिले। मोदी जी को भी काफ़ी सुनते हैं हम सब, तो जो राहुल गांधी जी हैं और जो मोदी जी हैं, उन दोनों की जो आइडियोलॉजीज़ हैं उनमें आप कहाँ पे फ़र्क देखते हैं, और क्या कुछ अलग है, और मतलब किसकी सही है, या फिर कौन सी आइडियोलॉजी किसकी सही है? दोनों किसी किसी विषयों पे सही हो सकते हैं, तो आपके हिसाब से? स्वाभाविक है कि मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हूँ, तो केवल इसलिए नहीं जुड़ा हूँ कि मेरे पूर्वज, मेरे माता पिता कांग्रेस से जुड़े थे। मुझे भी कंफर्ट लेवल लगता है कांग्रेस की आइडियोलॉजी में। मेरी जो निजी सोच है उसके हिसाब से कांग्रेस की आइडियोलॉजी में जो ओपननेस है, एक्सेप्टेबिलिटी है, सबको लेके चलना है, भेदभाव कम से कम करना है। और कांग्रेस की जो मेंबरशिप की किताब होती थी उसमें एक आध लाइन ये भी लिखी रहती थी, बहुत कम लोग पढ़ते हैं, कि जात पात पे हम विश्वास नहीं करेंगे। तो हम लोग जब छोटे थे तो कभी किस्सा सुनते थे कि भाई राजाओं का क्या रोल होता है, हम लोग एक राज परिवार में, पुराने राज परिवार में जन्म पाए, तो ऐसी भी बात सुनने में आती थी कि आदर्श रूप से राजा जब गद्दी पे आया तो फिर अपने घर के रिश्तेदारों को नहीं देखता जी। उसके लिए फिर सब बराबर है। अगर न्याय करना है तो न्याय करना है,
सबको लेके चलना है, सबकी तरफ ध्यान देना जी। है, अमीर गरीब ये अंतर नहीं। अंतर नहीं। तो मेरी सोच कुछ वैसी है, जी मेरी निजी सोच भी जो है, इसलिए नहीं कि मैं एक राज परिवार में जन्म पाया, मेरे को तो मालूम ही नहीं था, मैंने आपको बताया कि बहुत समय तक तो ध्यान में नहीं था कि ऐसे परिवार में है। तो राज परिवार में आप जन्म पाए हैं, तो कुछ किस्से बड़े होने के बाद या कुछ ऐसे किस्से आप सुने होंगे जिसको सुन के आपको भी बहुत गर्व महसूस होता होगा अपने दादा परदादाओं की कहानियों पे, कुछ ऐसे एक आध किस्से जो बहुत अच्छे हों और लोगों को प्रेरणा दे सकें। मुझे छोटी छोटी बातें थी जो डैडी, हम लोग शिकार करने जाया करते थे, उस समय शिकार जी वैध था, वैध था। 1971 के पहले तक कानून में बंदिश नहीं थी। तो काफ़ी टाइम गाड़ी में, जंगल में, अंधेरे में लाइट शिकार कर रहे हैं टाइम, तो वो रामायण उनको कंठस्थ था, तो कभी कभी रामायण की वो चौपाइयाँ वो गा अच्छा। गुनगुनाते थे, बोलते थे, कभी और बातें करते थे। तो उन बातों में जैसे क्या होता था, अब लगता है कि शायद ट्रेनिंग हो रही है। तो कभी कभी वो बोलते थे कि जैसे अंबिकापुर शहर से जा रहे हैं, जी तो बाबा वो थोड़ा नज़र भी रखना, जी यानी अगर बगल में जा रहे हैं, किसी ने देखा, आपको पहचाना, प्रणाम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका ध्यान ना कहीं और है। मुझे सबको जो भाव आया वो ये आया कि आपको सबका सम्मान करना है। करना है। अगर कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो आपको उनको बाकायदा प्रणाम प्रणाम करना आपको करना है। जी फिर वो एक आध कहानी छोटी ये रहती थी कि ग्रेट ग्रैंडफादर उस समय महाराज, जी रियासत विलीन हुआ उसके पहले महाराज वही थे, जी तो रियासत टाइम में क्या होता था, कई प्रकार की कहानियाँ थी। तो उन कहानियों में एक दृष्टांत वो बताते थे कि जब ये जाते थे या तो कैंप में या क्षेत्र में जाते थे गाड़ी में, तो कोई भी व्यक्ति हाथ दे के रोक सकता था गाड़ी। अच्छा। परिस्थिति उनने ऐसी बनाई थी कि कोई भी हाथ देता था तो तुरंत गाड़ी रोकती थी। महाराज का इंस्ट्रक्शन था ड्राइवर को हाँ कि अगर किसी ने हाथ दिया तो रोक के उसकी बात सुननी है। जी तो मेरे को जो बात रजिस्टर हुई वो ये हुई कि अब वो राजा महाराजा इतने बड़े, तो आपको किसी ने हाथ दिया, आज के दिन वीआईपी गाड़ियां जाती आती हैं तो हटाओ हटाओ सबको हटाओ, वोट मांगो तो ऐसे हमको वोट दे दीजिए, और उसके बाद लाल बत्ती में जा रहे हैं, हटाओ गाड़ी हटाओ, जी मंत्री जी आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उसी पब्लिक में। और उस समय क्या कि अगर कोई भी हाथ उठाता है, तो जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा होता हो, लेकिन भाव ये था कि किसी ने अगर आपके सामने कुछ बात अपनी रखने की मंशा प्रकट की तो आपको उपलब्ध होना नहीं, ये महाराज हैं तो आप मेरे सेक्रेटरी के पास जाइए। तो ये सीख मिली छोटेपन में, जो मेरे स्वभाव से भी मिलती जुलती थी। जी तो ये सारी बातें छोटे उम्र की आगे तक ध्यान में रहती हैं। एक हिस्ट्री बुक में मैंने कहीं पढ़ा था, मतलब हिस्ट्री में जनरली अभी तो बहुत सारा वेस्टर्न कल्चर को पढ़ाया जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन और ये वो जनरली सीबीएसई के करिकुलम में 10th तक, और वहाँ पे कहीं पे एक जगह सरगुजा के जब महाराजा का नाम दिखा था, कुछ टाइगर्स के उसके मतलब उनका रिकॉर्ड है, तो सुन के और देख के बहुत गर्वित लगता था कि यहाँ पे मतलब सरगुजा में भी नाम उस टेक्स्ट बुक में आ रहा है नेशनल लेवल के। तो वो सही है जी यहाँ वो समय था, दूसरा था, शेर थे, टाइगर्स थे, जंगल का क्षेत्र काफ़ी था, आबादी कम थी, और वो मवेशियों पे भी उनका वार होता था, आदमियों पे भी उनका वार, शेरों का वार होता था, और गांव वाले आते थे महाराज के पास कि हमको बचाइए, हमारे पशु को बचाइए। जी तो शिकार का फिर शौक भी था परिवार में, शिकार भी करते थे। जी ये सारी बातें रहीं, और कहते हैं कि बीच में महाराज रीवा और महाराज सरगुजा इनके बीच में कंपटीशन चला था कि शेर कौन ज़्यादा शिकार कर सकता कौन करेगा। तो अंततः महाराज ये 1000 के अंदर रीवा वाले रह गए थे, और इनने 1376 जी शेर, अच्छा उनकी डायरी लिखते थे, तो मैंने नंबर याद आ रहा है मेरे को। डायरी मैंने पढ़ी थी, हाँ जी तो उसमें रिकॉर्डेड था। जी तो अब तो ये बहुत गलत और ख़राब बात है कि आप शेरों को शिकार कर रहे हो, शिकार करना अच्छा नहीं है, हिंसा इस प्रकार की अच्छी नहीं है। उस समय की परिस्थिति दूसरी थी, उस समय लोगों की सोच भी उस चीज़ को बहुत बड़ा माना जाता हाँ, था। उसको वीरता से भी वीरता, लेते थे, हाँ जी। साहस से भी लेते थे। शेर का शिकार कोई आसान नहीं होता,
खतरनाक जीव रहता है, वो दूसरों को नुकसान पहुंचा रहा है। और एक आपका दायित्व भी, आप महाराज हो तो रक्षक भी हो प्रजा के, जी वो भी व्यवस्था। फिर शिकार, तो दोनों के बीच, सब सारे चीज़ के बीच में जी ये परिस्थिति जरूर थी। वो बड़े शिकारी थे, जी जी वैश्विक स्तर के जी बहुत बड़े शिकारी थे। हाँ जी। अफ्रीका भी गए थे, अभी भी वो पैलेस में आपके कुछ दादाजी ट्रॉफीज थे या रखी हैं। परदादाजी थे? ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। जी फादर, उनके फादर, ग्रैंडफादर, हाँ, फिर उनके great- फादर। ओके। अभी तक बुक्स में वो नाम चला आ रहा है। हाँ, रामानुज सिंह देव जी जी। उनकी मेरा जन्म हो चुका था, उसके बाद उनकी डेथ हुई। अच्छा 64 में डेथ हुई थी, मेरे 52 में मेरा जन्म हुआ था। हाँ जी। तो दशहरा में भी, एक दशहरा में उनके साथ में भाग लेने का मौका मिला था। हाथी यहाँ थे, तो हाथियों का जलूस वलूस निकलता था, शायद मैं उनके साथ ही बैठा था। जी पाँव सुन हो गए थे, उतरते समय रोने की स्थिति हो गई थी बैठे बैठे। तो वो धुंधली यादें हैं उनकी तो। और भाव यही मिलता था कि पब्लिक की शिकायत नहीं आनी चाहिए, तो फिर खैर नहीं। अधिकारियों के लिए जी एक लाइन ये रहती थी कि जो हो रहा है अपनी जगह है, लेकिन अगर शिकायत आई तो ठीक नहीं। जी तो प्रबंधन ऐसा होना चाहिए कि लोग संतुष्ट रहें। तो ये हम लोग बचपन से सुनते थे ये सारी चीज़ें। बाबा, छत्तीसगढ़ जैसा स्टेट है, अभी भी कई जगह कई लोग उतना समझते नहीं हैं इस स्टेट को, और दूर से यही बोला जाता है कि यहाँ नक्सलवाद बहुत ज़्यादा है, ऐसा कुछ। तो क्या ये अभी भी उतना ही है जितना आज से 10-15 साल पहले था, या कुछ बदलाव आए हैं? और कितना सच है इसमें, क्योंकि बाहर वाले छत्तीसगढ़ आने से भी डरते हैं कई बार। कम तो हुआ है कुछ, कम जरूर हुआ है। इसमें 1980 के दशक में जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था, तो आंध्रा में काफ़ी मूवमेंट चला था नक्सलाइट्स को अच्छा कंट्रोल करने का। आज़ादी के समय कम्युनिस्ट पार्टी का एक बड़ा बेस माना जाता था, जो आज का तेलंगाना का हिस्सा है। अच्छा वहीं से वो काम करते थे। जी उनकी अलग सोच थी। वो इस प्रजातांत्रिक आज़ादी के पक्षधर शायद नहीं थे। रशिया से, इन्फ्लुएंस चाइना से, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो वर्ल्ड प्रोलिटेरिएट के अपने आप को हिस्सा मानते थे, पृथक। जी और कई आंदोलन वहाँ से चलते थे, और वो आंदोलनों का स्वरूप हो सकता है कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की तरफ भी चला गया। तो जब नक्सलबाड़ी में ये मूवमेंट चालू हुआ नक्सलाइट्स का, जी तो वहाँ से फैल के वहाँ पर भी काफ़ी कड़ाई हुई। पश्चिम बंगाल में हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, तो हम लोग के पास भी ऑफ़र आए कि चलो वहाँ चलते हैं। कुछ हम लोग के साथी भी गए, मैं तो नहीं गया, कुछ साथी गए। सिद्धार्थ शंकर रे उस समय मुख्यमंत्री बनाए गए थे, तो काफ़ी कड़ाई, होम मिनिस्टर भी थे शायद, जी और उसको दबाया गया था। तो ये लोग गए वहाँ, और फिर आंध्रा और तेलंगाना, तेलंगाना से फिर बस्तर। जी तो ये एक तरह से उन लोग जहाँ दबाव था वहाँ से हट के इन बिहड़ों में आए, जहाँ आज भी जाना बहुत कठिन है। छत्तीसगढ़ में उस अंचल में जाना आज भी बहुत कठिन है, रोड्स भी पूरे नहीं बने हुए हैं। तो वहाँ इन लोगों ने अपना फिर बेस बढ़ाना चालू किया, और बीच में जितनी गतिविधियाँ हुई, नियंत्रण बतौर आप मानो कि जब शायद छत्तीसगढ़ बना था, तो शायद 5-1 बटालियन रही होंगी बीएसएफ और ये सब अर्धसैनिक बलों की। आज 55-60 होंगी। तो ये भी बढ़े, और फोर्स भी लगाया। जी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने साझा। जी ये आज भी नक्सल समस्या को लॉ एंड ऑर्डर की समस्या माना जाता है। जी स्टेट सब्जेक्ट के रूप में इसको माना जाता है। दूसरे देश से लड़ाई टाइप हो रही है, उस टाइप का नहीं है कि सेना का इस्तेमाल करना है, आर्मी आ जाए, नेवी अरे वो एयरफोर्स आ जाए। कई बार लोग कहते हैं कि उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते, लेकिन ये उस लेवल की स्थिति अभी नहीं है। और धीरे 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 कैंप्स बढ़ाते जा रहे हैं, एरिया को कंट्रोल करते जा रहे हैं। पहले कहते थे कि जो रोड रायपुर से जगदलपुर होते हुए दक्षिण की ओर जाती है, उसके अगल बगल काफ़ी उनका प्रभाव था। जी अबुझमाड़ एरिया, और एक तरफ तो इसी तरफ था रोड के दाहिने तरफ, पश्चिम तरफ, पूरब तरफ कम था। फिर उड़ीसा में बढ़ा तो पूरब तरफ भी प्रभाव होने लगा। अब
लगातार पुश बना हुआ है और काम हो रहे हैं। लोग भी चाहते हैं कि हम आगे बढ़ें। जी नक्सल विचार से जो लोग जुड़े हुए हैं, अब कई जगह ऐसा महसूस होने लगा हो शायद लोगों को कि ये तो चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहें, जी हम हाँ मुख्य धारा से ना जुड़ ना पाए, जुड़े। सड़कें हमारे यहाँ ना आए, बिजली हमारे यहाँ ना आए, हैंडपंप हमारे यहाँ ना आए, स्कूल हमारे यहाँ ना खुलें, अस्पताल हमारे यहाँ ना खुलें। इन लोग तो किसी को आने ही नहीं देते। जी तो इस बीच में जागरूकता के साथ मुझे लग रहा है कि जहाँ उनकी उपस्थिति तो है है। लेकिन कम कम। आज के लिए आपको शो में कैसा लगा? अच्छा, जी और शायद फोकस आपका यूथ पे है, जी यूथ फिलहाल तक विचारों को हाँ ले जाने का है। जी तो हम लोग के अनुभव अगर हम लोग साझा कर सके तो आप हम लोग को मौका दे रहे हैं जी कि जो जीवन में देखा उसकी कुछ झलक अगली नई पीढ़ी के सामने भी प्रस्तुत कर सके, ताकि वो भी अपने चॉइसेस ले सकें, जी जी इन्फॉर्म चॉइसेस ले सकें कि ऐसा है, क्या करना चाहेंगे, क्या करना है, ऐसा चलता है, ऐसा होता है, तो ऐसे ही होता है, चलो तो वो कर रहे हैं तो हम क्यों ना करें, हम क्यों ना करें। या हम नहीं नहीं ये ठीक नहीं हो रहा है, जी चेंज करना है। तरक्की के नाम पे हम लोग दुनिया को इसके कगार पे ले आए हैं कि अब कहते हैं कि पर्यावरण के प्रदूषित होने से पृथ्वी का विनाश हो सकता है। तो हम लोगों ने जो किया, जो सफ़ेद बाल वाले हो गए हैं, तो यंग काले बाल वालों को सोचना चाहिए कि जो सब उनने किया सही नहीं किया। जी तरक्की तो हुई, बहुत तरक्की तो हुई, लेकिन कहाँ तक ले गए, हाँ तो सब चीज सोच नहीं पाए। जी अच्छा किया, अच्छा जी, करने के अच्छा लिए किया। हाँ, पहले जूते नहीं थे, लोग कहते हैं कपड़े नहीं थे अच्छे, यहाँ तक ही लोग पहनते हैं, सरगुजा में ऐसा लोग बताते थे। हाँ जी आज तो सब एक जैसे हम लोग दिखते हैं, जीन्स पैंट सलवार कमीज, सब कोई कहीं किसी में कोई अंतर नहीं दिखता, जी और रहन सहन मेल जोल कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन साथ में यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने बहुत चीज़ खतरे के कगार तक, विनाश के खतरे के कगार तक पहुँचा दिया। जल का उपयोग, फॉसिल फ्यूल्स का उपयोग, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जिस पे महिलाओं की भागीदारी, युवाओं की भागीदारी। पहले की सोच में महिलाओं का वोट तक नहीं होता था, युवाओं का वोट एक उम्र से, कि अभी तो बच्चे हैं। हाँ तो जब आज का युवा जो जानता होगा, शायद मैं जब उस क्लास में रहा होगा तो मेरे से 10 गुना ज़्यादा जानता होगा। जी जी तो उसका कॉन्फिडेंस भी जहाँ आपको होना चाहिए एक युवा के रूप में, साथ में ये भी ख्याल होना चाहिए कि ये सब जानते हुए भी हम जो सब करेंगे अच्छा ही होगा, जरूरी नहीं है। क्योंकि हम लोग भी उस उम्र में जितना जानते थे पुरानी पीढ़ी से ज़्यादा जानते थे। तो कुछ अच्छे काम हुए, लेकिन कुछ ऐसे भी काम हुए जो अब आगे विनाश, एटम बॉम्ब बना डाले। आज रशिया और वहाँ पर युद्ध हो रहा है, तो भाई एटम बॉम्ब का इस्तेमाल हो सकता है। तो सब चीज अच्छा ही होगा जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब जरूरी नहीं, गिवन है कि नहीं होगा। आप करोगे जैसा वैसे होगा। तो ये आपके पास ताकत है, ज्यादा जानकारी की ताकत है, और उस जानकारी के आधार पे वो निर्णय लेने की आपके पास संभावना है, जो ऐसी गलतियों से बचाते हुए जब आप अगली पीढ़ी को जिम्मा दोगे तो और बेहतर परिस्थितियां बना सकते। तो ये चुनौतियां यूथ के पास केवल भागीदार बनने का नहीं है। हम भी करना चाहते हैं, भाई ये बुढ़वा लोग ही घुसे हुए हैं, ये हम लोग को मौका नहीं देते, हम इनसे ज़्यादा जानते हैं, हम ज़्यादा कर सकते हैं, उसमें भी सच्चाई है। और दूसरा पहलू कि ऐसे तेजी में ना चले जाए कि लड़खड़ा जाए। तो यूथ पावर जो होता है, परिवर्तन की ताकत युवा में ही होती है, उसमें उसकी ऊर्जा में परिवर्तन लाने की ताकत होती है। अब आपके पास सोच भी है, ऊर्जा भी है, सोच भी है, जानकारी भी है, तो निर्णय जो आप लोगे अगर गलत दिशा में गया तो ज़्यादा विनाशकारी हो सकता है। पहले कम जानकारी में जो आप गलती करते, छोटी गलती होती, अब बड़ी गलतियां हो सकती हैं। इसको जानते हुए डिसीजंस लीजिए और जीवन को फुलफिल करिए। बहुत कुछ सीखने को मिला बाबा आज आपसे, और धन्यवाद हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। फिर ज़रूर लाएंगे एक और एपिसोड बाबा के साथ इसी शो पे, क्योंकि बहुत सारी बातें रह गई हैं। और आपको अच्छा लगा होगा बाबा, मुझे लगता है कि शो पे आके मुझे हमेशा अच्छा लगता है यूथ से खास करके
बात करके, या कुछ अगर मैं शेयर कर सकूं जी तो मुझे लगता है करना चाहिए। जी, थैंक यू बाबा। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा पॉडकास्ट विथ मिस्टर टी.एस. सिंहदेव जी, और ये आपको आई होप कि पसंद आया होगा। इस पॉडकास्ट में हमने कई सारी डीप बातें की हैं। मुझे इनसे पर्सनली बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत समय से मैं इनको फॉलो करते आ रहा हूँ। नॉर्मल लोकली भी बहुत समय से मैं इनको देखते आ रहा हूँ। इनकी जो छोटी छोटी कीन ऑब्जर्वेशंस है, जो लर्निंग्स है लाइफ से, वो हमको सीखने को मिली इस पॉडकास्ट के थ्रू। एंड पर्सनली उनका जो ऑरा था, जो एनर्जी थी, मैं उनके साथ बैठा था तो बहुत ही स्पेशल था। मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। आई होप कि आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा इस पॉडकास्ट से। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और सजेशंस दें कि हम कैसे गेस्ट इस पॉडकास्ट पे ला सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।